तो यहाँ की हिस्सेदारी और राज्यों से ज्यादा हो, ये भी वो अपने से उम्मीद कर रहे थे। उसके ऊपर भी आप बातचीत करेंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए और संकल्प लिया गया 2050, संकल्प 2050 से आरएसएस की स्थापना के 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। और जिस रूप का एक वातावरण निर्मित किया जा रहा है कि संविधान बदलेंगे, संविधान को जिस रूप से ताक पर रखा जा रहा है, संविधान के जो स्तंभ है उनको जिस रूप से कमजोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ संविधान के 100 साल 2050 में 100 साल होंगे, तो इसलिए 100 साल मनाएंगे 2050 के अंदर। तो वो इसका मतलब ये कि संविधान को बचाएंगे, इसको टूटने नहीं देंगे और इसको मजबूती के साथ में लागू करवाते हुए एक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में समाज को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी संकल्प लेते हुए ये राष्ट्रीय जो सम्मेलन कन्वेंशन आयोजित की गई, उसका जो आह्वान है उसी के तहत ये आज की कन्वेंशन का प्रस्ताव आपके बीचों में अपने अपने हाथ में होगा साथियों। शायद ये अक्सर इसलिए कोई इस बहाने से आज आप इसमें मिलकर सारे पढ़ लेंगे और फिर इसके ऊपर अमल करेंगे। तो मैं ऊपर नारा भी इसी लिहाज से है, जातिवादी भेदभाव बंद करो, सम्मान के साथ जीने का प्रबंध करो। दलितों, भूमिहीन, गरीबों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की स्थिति एवं संविधान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य स्तरीय कन्वेंशन का प्रस्ताव है आपके बीच में। साथियों, मौजूदा दौर में देश एवं प्रदेश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। आरएसएस द्वारा संचालित भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद संविधान एवं संवैधानिक अधिकारों पर हमले तेज हो रहे हैं। लंबे संघर्षों और कुर्बानियों की बदौलत हासिल अधिकार और सामाजिक सुरक्षाएं खत्म की जा रही है। देश एवं प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को बरकरार रखने के लिए वर्तमान सत्ताधारी सुनियोजित योजना के तहत काम कर रहा है। आजादी के 76 साल बाद भी देश की लगभग 17% और हरियाणा की 20% से ज्यादा दलित आबादी पैदा होने से लेके शमशान घाट तक हर किस्म के मनोवादी वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक भेदभाव, सामंती जुर्मों एवं अत्याचारों की भुगतभोगी है। दलितों के भीतर बढ़ती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं समुदाय की दुर्दशा को उजागर करती नजर आ रही है। सामाजिक रूप से गहराई से जड़े जमा चुके जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव के चलते दलित समुदाय समान अधिकारों और सम्मान से वंचित है। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार से वंचित है। राजनीतिक रूप से दलित समुदाय अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में खुद का प्रतिनिधित्व बहुत कम पाते हैं। आजादी के 73 साल बाद भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर दलितों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिशें नाकाफी है, बल्कि ऐसे मामलों में सरकारी और राजनीतिक दलों की उदासीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में दलितों के साथ सदियों से होते आए न्यायों को दूर करने, सर्वसमावेशी नीतियों को बढ़ावा देने और दलितों को उनकी पूरी अक्षमता का एहसास कराने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ठोस और निरंतर प्रयास जरूरी है, जिससे आने वाले समय में एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का निर्माण हो सके। दलितों, वंचितों की स्थिति। भाजपा आरएसएस द्वारा नियंत्रित ऐसा राजनीतिक दल जो शुरू से ही देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं अवसर देने वाले संविधान को अस्वीकार करता है और उसके स्थान पर जन्म आधारित असमानता व वर्णाश्रम धर्म को बढ़ावा देने वाले ग्रंथ मनुस्मृति के आधार पर देश को संचालित करना चाहता है। मनुस्मृति में दलितों एवं महिला सबसे निचले पायदान पर है और उसमें लैंगिक और जातीय उत्पीड़न को सही ठहराया गया है।
भाजपा सरकार बड़ी बेशर्मी से संविधान को तहस नहस करके मनुस्मृति आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसलिए दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में हर घंटे में 6 दलितों के खिलाफ अपराध हुए। 2021 में दलित उत्पीड़न के कुल 50,900 मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े भी सही तस्वीर बयान नहीं करते। असंख्य मामले ऐसे हैं जो कहीं भी दर्ज नहीं होते। उत्पीड़ित तबके अपने जीवन की स्थितियों तथा पुलिस व प्रशासन की उदासीनता और पूर्वाग्रहों के कारण रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवा पाते। कड़वी सच्चाई यह भी है कि दलितों के साथ होने वाले जातीय उत्पीड़न व अपमानजनक व्यवहार के इतने अधिक तरीके हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। बहुत सी जगहों पर जाति विशेष के संबोधन को गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। दलित सरपंच प्रतिनिधियों व सरपंचों को स्वतंत्र तौर पर काम करने नहीं दिया जाता। ऊंची जातियों द्वारा घरेलू कामों में दलितों से बेकार निर्णय का चलन भी जारी है। मंदिर प्रवेश पाबंदी से लेकर शमशान घाट तक भेदभाव होता है। पीने के पानी से लेकर बर्तन, चारपाई, घुड़चड़ी तक भेदभाव है। अब तो आटा की चक्की तक भी भेदभाव है। उचित मजदूरी मांगने पर सामाजिक बहिष्कार, चोरी का संदेह, ऊंची जाति की लड़की से शादी करने पर पिटाई, मुंह काला करने, सिर मुंडवाने, गांव से निकालने, घर जलाने, यहाँ तक कि हत्या कर देने की घटनाएं हर रोज अखबारों की सुर्खियां बढ़ती है। दलित महिलाओं को दलित होने के नाते, मजदूर होने के व महिला होने के नाते धीरे शोषण का शिकार होना पड़ता है। आए दिन अपहरण, हत्या, छेड़खानी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तेजाब फेंकना, इज्जत के नाम पर आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में 45% की बढ़ोतरी हुई है। हर रोज 10 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह भी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज मामले 96% लंबित पड़े। यही स्थिति रोजगार की है। सरकार द्वारा थोपी जा रही विनाशकारी आर्थिक नीतियों व झूठे वायदों का खामियाजा भी गरीबों एवं दलितों को भुगतना पड़ रहा है। बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। दलितों में केवल 6% परिवारों के पास ही सरकारी नौकरी है। प्रथम श्रेणी की नौकरियों में अनुसूचित जाति के 3.66%, दूसरी श्रेणी में 18.81%, 10.81%, तृतीय श्रेणी में 13.25% और चतुर्थ श्रेणी में 18.29% है। दलितों को अच्छे रोजगार से वंचित रखा जाता है। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए ग्रामीण कर्मियों को गंदगी से के अंदर उतरना पड़ता है। पिछले 5 साल में सीवरेज की सफाई के दौरान 347 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। आजीविका का कोई साधन ना होने के चलते ज्यादातर दलित दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। गांव में दलितों का बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी और पशुपालन पर निर्भर है। कृषि संकट की सबसे ज्यादा मार इन्हीं गरीबों व दलितों पर पड़ रही है। मनरेगा के तहत काम के दिन एवं दिहाड़ी बढ़ाकर कुछ राहत प्रदान की जा सकती थी, लेकिन मनरेगा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। दलितों को रिहायशी प्लाट तो देना तो दूर, दलित एवं गरीब बस्तियों को मान्यता तक नहीं दी जा रही। पहले से अलाटेड प्लाटों पर कब्जे नहीं मिल रहे। दलित बस्तियों में राशन डिपो, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पीने का साफ पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय शराब के ठेके खोलकर दलितों को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। फैमिली आईडी व अन्य शर्तें लगाकर बड़ी संख्या में बीपीएल राशन कार्ड काटकर दलितों को खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। दलितों में साक्षरता दर पहले ही कम है। अब नई शिक्षा नीति ने दलितों व गरीबों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र रच दिया है। उपरोक्त हालात पर चर्चा करने और व्यापक एकता आधारित आंदोलन विकसित करने के उद्देश्य से 26-27 अगस्त को हैदराबाद में राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें दलित मुद्दों पर काम करने वाले और संघर्ष करने वाले 25 राज्यों से 100 से ज्यादा दलित संगठनों एवं खेत मजदूर संगठनों ने
और ये जरूरत मुद्दों पर 15 सूत्रीय मांग पत्र स्वीकार करते हुए 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर अभियान करवाकर 4 दिसंबर को चलो पार्लियामेंट का आह्वान किया है। यह कन्वेंशन जनता के तमाम न्यायप्रिय, अमन पसंद नागरिकों, दलित मुद्दों पर काम करने वाले तमाम संगठनों से पुरजोर अपील करती है कि व्यापक एकता बनाएं और इस अभियान में शामिल हो। मांग पत्र दलितों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति और संसाधनों को हासिल करने के लिए सक्षम बनाने तथा इन संसाधनों को इस्तेमाल करने में बराबरी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए जाए और उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है। नंबर 2, सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा और मकान, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, पीने का साफ पानी, बिजली और यातायात के सार्वजनिक साधनों सहित तमाम सामाजिक सेवाओं की सुलभ पहुंच, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र एवं बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों, टेस्टिंग लैब और डॉक्टरों का पूरा प्रबंध हो। महिलाओं, बच्चों सहित तमाम दलित तबके के कल्याण से जुड़ी तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं अधिकारों की रक्षा की जाए। नंबर 3, ग्रामीण भूमिहीनों को प्रति परिवार 5 एकड़ जमीन और मालिकाना हक देकर जमीन का कब्जा दिलाना सुनिश्चित किया जाए। नंबर 4, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन प्रणाली अधिनियम 1976 को लागू करो। बाल श्रम को तुरंत समाप्त करो। नई शिक्षा नीति को रद्द करो तथा अनुसूचित जाति के लिए मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करो। पर्याप्त छात्रवृत्तियों का शीघ्र भुगतान किया जाए। सभी सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कोटा लागू करो और शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बनाओ। नंबर 6, निजी क्षेत्र में आरक्षण अनिवार्य किया जाए। सरकारी क्षेत्रों में बैकलॉग को भरा जाए और पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया जाए। नंबर 7, हाथ से मैला ढोने की प्रथा सख्ती से बंद करो। हाथ से सफाई का काम करने की प्राथमिकता समाप्त कर देना चाहिए और जो इसका पालन नहीं करते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सजा दी जाए। नंबर 8, मनरेगा को बिना किसी शर्त और रुकावट के लागू किया जाए। लंबित वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए। मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष किया जाए और 600 रुपये प्रति दिन मजदूरी दी जाए। मनरेगा में दुर्घटना पर मुआवजा का प्रावधान भी किया जाए। नंबर 9, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को गंभीरता से लागू किया जाए। अपराधियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दी जानी चाहिए और जो प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं उन्हें सजा दी जाए। अधिनियम के तहत अपराधियों को पुलिस स्टेशन में जमानत पाने के मामले को अमान्य बनाया जाना चाहिए। शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाए। नंबर 10, बजट आवंटन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के अनुपात अनुसार किया जाए। केंद्रीय बजट की उप योजना में अनुसूचित जाति के लिए आवंटित धनराशि का इस्तेमाल केवल इसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए और राज्यों के लिए एक समान कानून बनाए। इस धनराशि को अन्य कहीं और उपयोग या गैर उपयोग को आपराधिक श्रेणी में रखा जाए। नंबर 11, सामान्य जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना भी करवाई जाए। नंबर 12, फैमिली आईडी की अनिवार्यता रद्द की जाए। फैमिली आईडी के नाम पर जनता को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 13, कृषि योग्य पंचायती जमीन में दलितों को पूरा हिस्सा दिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बोली लगाने वाला ही जमीन काश्त करे और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करे। नंबर 14, सभी दलित बस्तियों को मालिकाना हक देकर मान्यता दी जाए। भूमिहीनों को रिहायशी प्लाट और आवंटित प्लाटों की निशानदेही करके वारिसों को कब्जा सुनिश्चित किया जाए। सभी नागरिक सुविधाएं दी जाए। नंबर 15, हाउसिंग बोर्ड द्वारा शहरों में दलितों के नाम पर बनाए गए रिहायशी प्लाटों में की जा रही धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पीड़ितों को न्याय की गारंटी की जाए। धन्यवाद सहित ये प्रस्ताव आपके बीच में मौजूद है। अध्यक्ष मंडल जी आगे अपना संचालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया।